मैंने कहा, पहला पॉइंट था कि संविधान क्या है, तो मैंने उत्तर दिया संविधान जिसके अंतर्गत जनता शासित होती है वह संविधान है। दूसरा कि भारत का देश का शासन का स्वरूप कैसा है, तो भारत के देश का शासन का स्वरूप लोकतंत्रात्मक है। और भारत में जो लोकतंत्र है वह जब जनता का शासन होता है तो उसे लोकतंत्र कहते हैं। और भारत का शासन जो है वह लोकतंत्र है, मतलब जनता का शासन है। लेकिन जनता का शासन जो है वो परोक्ष तौर पर, डायरेक्ट जनता भागीदारी पार्टिसिपेट नहीं करती है, बल्कि जनता जो है अपने प्रतिनिधि को चुन करके अपने ऊपर जो है वह शासन करवाती है। तो मतलब यहाँ भारत में परोक्ष शासन, परोक्ष लोकतंत्र का सिस्टम है। अब अगला है कि संविधान में होता क्या है। एक मुद्दा ये भी है, कई बार प्रश्न जो है एराइज होते हैं कि संविधान में होता क्या है। तो संविधान में क्या होता है उसको देखें। तो संविधान में शासन प्रणाली के सूत्र होते हैं कि किस प्रकार से वह देश में शासन किया जाए, किस तरह से राज्य व्यवस्था को स्टेबल किया जाए, किस तरह से अधिक जनता का कल्याण हो। उन सारे एक आइडियोलॉजिकल वे जो है उस संविधान में निहित होता है। तो संविधान में एक शासन के सूत्र हैं। संविधान में संघ परिसंघ स्तर पर तथा राज्य स्तर पर विभिन्न अंगों के बीच शक्तियों का बंटवारा, व्याख्या तथा उनके दायित्वों का सीमांकन इत्यादि की रूपरेखा होती है। कहने का मतलब है कि स्पष्ट तरीके से केंद्र की क्या शक्ति है, राज्य की क्या शक्ति है, किस प्रकार से शक्तियों का बंटवारा होगा, केंद्र कौन से पावर रखेंगे, केंद्र को कहाँ तक जाना है, राज्य को कहाँ तक जाना है, उन सारी चीज़ों का एक पूर्णतः लिखित दस्तावेज संविधान है। तो संविधान में विभिन्न अंगों, पुनः कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका जैसे जो अंग हैं, इन अंगों को क्या क्या राइट है, क्या क्या अधिकार हैं, इन सारे अधिकारों का पूरा एक लिखित दस्तावेज जो है उस संविधान में निहित होता है। केंद्र की शक्तियाँ निहित हैं, राज्य की शक्तियाँ निहित हैं, दोनों को मिला करके क्या काम करना है, जैसे समवर्ती सूची में उनका विश्लेषण है। हमारे जो हैं कि जो भिन्न भिन्न संवैधानिक जो हमारी संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं को क्या राइट है, जैसे न्यायपालिका को क्या अधिकार है, कार्यपालिका को क्या अधिकार है, हमारे विधायिका को क्या अधिकार है। ये सारे शासन के सूत्र जो है वह संविधान में निहित होता है। पुनः संविधान में हमारे राज्य व्यवस्था के मूल सिद्धांत होते हैं। राज्य व्यवस्था के मूल सिद्धांत जैसे देश हमारा लोकतंत्र है, देश हमारा गणतंत्र है, देश में हमारी धर्मनिरपेक्षता है, देश में हमारा समाजवाद है, देश में हमारा न्यायवाद है, बंधुत्व है। ऐसी कुछ मूलभूत अवधारणाएं जो हैं वह पूरा जो है कि संविधान इस बात को स्पष्ट करता है, जिसे जो है राज्य जो है उसे आगे बढ़ाता है। इन मूल सिद्धांतों को राज्य जब शासन करता है तो उस राज्य जो है उसे आगे बढ़ाता है। इस प्रकार संविधान में ये सारे दृष्टिकोण निहित होते हैं। पुनः संविधान में संविधान के संस्थापकों, संविधान के निर्माताओं, हमारे पूर्वजों के आदर्शों, उच्च कोटि के दार्शनिक तत्व, इन सारी चीज़ें अतीत के साथ साथ वर्तमान के सार्वभौमिक विशेषताएं, ये सारी चीज़ें जो है वह संविधान में निहित होती हैं। इस प्रकार संविधान हमें जो है एक व्यापक दस्तावेज है, एक व्यापक स्वरूप है, एक व्यापक दर्शन है, हमारे देश का रूल बुक है, हमारे देश के नियम की पुस्तिका है, जिसके माध्यम से जनता शासित होती है, देश की व्यवस्थाएं चलती हैं, सरकार चलते हैं, देश के आदर्श उसमें छुपे हुए होते हैं। ये सारे विशिष्ट और विस्तृत स्वरूप जो है वह संविधान में निहित होता है। तो संविधान में क्या होता है, तो संविधान में ये सारे तत्व जो हैं कि हमारे जो हैं कि निहित होते हैं। अब अगला मुद्दा
ये उठता है कि संविधानवाद से क्या तात्पर्य है। संविधान क्या है वो हमने बता दिया, संविधान की क्या विस्तृत स्वरूप है उसकी बात हमने किया। लेकिन एक राजनीतिक विज्ञान में एक शब्दावली है संविधानवाद। तो संविधानवाद क्या है? तो सीधी सी बात है कि जब सरकार के अधिकार विधि के अधीन हो जाते हैं, सीमित हो जाते हैं और विधि के अधीन हो जाते हैं, माने जो भी सरकार है वह अब निरंकुश नहीं है, ऑटोक्रेटिक नहीं हो सकता है, डिक्टेटरशिप नहीं हो सकता है, बल्कि अब उसे जो संविधान में जो लिखी गई जो अनुच्छेद हैं, संविधान में दर्ज जो मान्यताएं हैं, उन्हीं मान्यताओं के आधार पर देश के शासन को आगे बढ़ाना है। और ये बढ़ाएगा कौन? तो देश पर शासन करने वाला सरकार। तो मतलब ये है कि सरकार के अधीन जो शक्ति है वह सीमित और विधि के अधीन हो जाती है। और जब सीमित और विधि के अधीन हो जाती है, सरकार के अधिकार सीमित और विधि के अधीन हो जाती है, तो सरकार स्वेच्छाचारी, सत्तावादी या स्वतंत्रवादी नहीं रह पाता है, इसका कोई स्थान नहीं होता है, बल्कि इस देश में सर्वोपरि स्थान जो है वो संविधान की हो जाती है। जब संविधान के नियमों के अनुरूप देश में शासन हो तो उस शासन व्यवस्था को संविधानवाद कहा जाता है। सीधा सा एक लाइन, संविधानवाद क्या है? संविधानवाद है जब सरकार के अधिकार सीमित हो जाएं, विधि के अधीन हो जाएं और सरकार संविधान में दर्ज नियमों के अनुरूप शासन करे और उसे मूर्त रूप प्रदान करने की कोशिश करे, तो वैसी व्यवस्था को संविधानवाद कहा जाता है। संविधानवाद में समान तौर पर हमारे जो संविधान जो होते हैं वो लिखित होते हैं। संविधान जो है वह लिखित होते हैं, क्योंकि संविधान जब तक रिटेन नहीं होगा तो फिर काम कैसे होगा? नहीं तो फिर तो रिटेन नहीं है तो फिर अपनी बातों को जो है लोग थोप देंगे। तो सबसे पहली शर्त होती है कि संविधानवाद में प्रायः संविधान जो है वह लिखित होता है और इस लिखित संविधान में राज्य के विभिन्न अंगों की शक्तियों, उनके दायित्वों की परिभाषा, उसका सीमांकन होता है, उसकी व्याख्या होती है। और जब इसकी व्याख्या हो जाती है तो सरकार निरंकुश नहीं हो सकता है, सरकार को संकुश ही होता है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही विशेष बात है कि संविधान लिखित होनी चाहिए, लेकिन कुछ अपवाद भी हैं। ब्रिटेन वहाँ का जो संविधान है वो लिखित नहीं है। लिखित नहीं है तो क्या मुंह से चलता है? नहीं, मुंह से नहीं चलता है। एक्चुअली समय समय पर वहाँ पर कानून से संबंधित दस्तावेज पारित होते गए। एक कानून बना, वो रखा गया, फिर दूसरा कानून बना, फिर रखा गया, फिर तीसरा बना, रखा गया। और इस प्रकार समय समय पर उन कानूनों का, अधिनियमों का एक विस्तृत संग्रह हो गया। ये जो संग्रह हो गया, ये संग्रह ही ब्रिटेन के शासन को चलाता है। तो वहां पर कोई लिखित रूप प्रदान नहीं किया गया, बल्कि जो संग्रह है उसी संग्रह के आधार पर वहां का देश का सिस्टम और कानून चलता है, लेकिन बैठ करके उसको लिखा नहीं गया। इसलिए ब्रिटेन में लिखित संविधान नहीं है, उसे नहीं माना जाता है कि लिखित है। वहाँ पर जो समय समय पर अधिनियम और कानून जो प्रस्तुत किए गए, उनको संग्रह किया गया और उसी के माध्यम से देश का शासन और सिस्टम चलता है। उसी को जो है कि हम
उसी के माध्यम से देश का शासन चलता है। तो वहाँ लिखित संविधान नहीं है, लेकिन लिखित संविधान नहीं होते हुए भी वह विधि के अधीन में उस देश का शासन चलता है, कानून के दायरे में शासन चलता है। इसलिए ब्रिटेन के शासन प्रणाली को हम संविधानवाद के दायरे में रखते हैं। अर्थात ब्रिटेन में लिखित संविधान नहीं होते हुए भी वहाँ पे संविधानवाद है। लेकिन पाकिस्तान को अगर हम देखें तो पाकिस्तान में लिखित संविधान था, लिखित संविधान है, लेकिन अधिकांश समय तक वहां पर सेना का कब्जा रहा और सेना के कब्जा रहने के कारण वहां के संविधान की जो मूलभूत विशेषताएं हैं वह समय समय पर खंडित होती रही। इसलिए पाकिस्तान में अधिकांश समय तक लिखित संविधान होने के बावजूद उस देश में संविधानवाद नहीं है, जबकि ब्रिटेन में लिखित संविधान नहीं होने के बावजूद वहां पर निरंतर संविधानवाद है। तो ये हमने संविधानवाद से संबंधित मुद्दे को हमने समझाया। अब हम लोग सीधा हम चलते हैं भारत के संविधान से संबंधित। तो भारत का संविधान के बारे में हमने एक संक्षिप्त रूप बताया आपको कि भारत का संविधान 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में हमारा जो है कि लिखा गया और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। लेकिन इसके लागू होने के पहले 26 नवंबर 1949 ईस्वी को इसे अंगीकार कर लिया गया। भारत का संविधान प्रथम संविधान है और निरंतर संविधान के प्रति भारत के जनता की विश्वास बढ़ी है, संविधान की मान्यताएं बढ़ी हैं, संविधान अपना स्वरूप को विस्तृत किया है और संविधानवाद की जड़ें जो है भारत में गहरी हुई हैं, संविधान मजबूत हुआ है। और पिछले लगभग आप कह सकते हैं 70 वर्षों से भी अधिक समय तक भारत में संविधान विभिन्न झंझावतों को सहते हुए भी टिका रहा। विश्व के संविधानों के सापेक्ष अगर बात करें तो कई देशों के संविधान लुढ़क गए, समाप्त हो गए, वहां तानाशाह आ गया, लेकिन भारत का संविधान जो है वह कायम है, मजबूत है और देश में संविधानवाद की जड़ें मजबूत हुई हैं। यह भारत का पहला संविधान है। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को इसे अंगीकार किया गया और अंगीकार करने के साथ ही 4 चीजें हमारे देश में लागू हो गई। नागरिकता, निर्वाचन, अंतरिम संसद, अस्थायी संक्रमणकारी उपबंध वो लागू हो गया। और 26 जनवरी 1950 से तो पूरा संविधान ही हमारे देश में लागू हो गया और जिस दिन हमारे देश में संविधान लागू हुआ उसी दिन से हमारा देश जो है वह गणतंत्र हो गया। तो हमारा देश एक गणतंत्र है। गणतंत्र का उतना ही महत्व है जितना महत्व हमारी स्वतंत्रता का है। हम स्वतंत्र हो गए 15 अगस्त 1947 में, लेकिन सिस्टम हमारा ब्रिटिश का ही रहा और ब्रिटिश के पद्धतियों पर ही परिणामता हमें जो है कि हमारे पास कोई सिस्टम नहीं था। हमने उस सिस्टम को बनाया और अपने देश के अनुकूल, अपने मनोभावों के अनुकूल हमने संविधान को रचना किया और एक स्वतंत्र परिवेश में अपने विचारों और नियमों के साथ बिल्कुल स्वच्छंद तरीके से जीने का अधिकार प्राप्त किए, शासन का अधिकार प्राप्त किए। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ थी। और देश का हमारा सर्वोच्च व्यक्ति जो है, प्रथम व्यक्ति है, वह किसी राज परिवार और वंशानुगत नहीं है, बल्कि वह निर्वाचित है, उसे निर्वाचन किया जाता है। इस कारण देश हमारा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को गणतंत्र हो गया। और जितना स्वतंत्रता का महत्व है उतना ही हमारे स्वतंत्र विधियों को अपनाने का भी महत्व है। और ये स्वतंत्र विधियों 26 जनवरी को हमने अडॉप्ट किया, इसलिए
इस गणतंत्र दिवस का भी उतना ही महत्व है। हमारा संविधान जब लागू हो तो उस समय हमारे मूल संविधान में 22 भागों में, इन 22 भागों में 395 अनुच्छेद तथा अनुसूचियों की संख्या 8 थी। लेकिन समय के साथ हमारे संविधानों में कई संशोधन हुए, क्योंकि हमारा जो संविधान है वो कोई जड़ दस्तावेज नहीं है। इसे हम समय समय पर संशोधन करके पल्वित करते रहे हैं और पल्वित होता रहा है। जो विषय समसामयिक समय में हमारे देश के लिए, समाज के लिए, कानून के लिए अनुपयुक्त हो गया, वैसे कानूनों को हटा करके उस जगह पर नवीन चीज़ें को स्थापित किया गया। इस प्रकार संविधान का स्वरूप और भी व्यापक और खूबसूरत बन गया। इसी परिप्रेक्ष्य में आज वर्तमान समय में हमारे संविधान में 22 भाग हैं, यद्यपि कुछ लोग इसे जोड़ करके 25 भाग की भी बात करते हैं। हमारे संविधान में 395 ही अनुच्छेद हैं, लेकिन अमेंडमेंट करके कुछ अनुच्छेदों को हटा दिया गया, कुछ को जोड़ दिया गया। अगर गणना की दृष्टि से हम बात करें तो हमारे 448 से भी अधिक अनुच्छेद हमारे संविधान में हैं, लेकिन मूल संविधान में जो अनुच्छेद हैं, जो अभी भी हम अनुच्छेद हैं, वह 395 ही हैं। और अनुसूची मूल संविधान में 8 थी, लेकिन आज हमारे पास जो है कि 12 अनुसूचियाँ हैं। ये 12 अनुसूचियाँ, 22 भाग और संविधान के अन्य मूलभूत चीज़ों पर अब सीधा हम लोग बात करेंगे, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में सीधा प्रश्न करता है। तो आज संविधान के एक रूप, आकार, उनके सिस्टम के संदर्भ में मैं आपको दार्शनिक तरीके से समझाने का प्रयत्न किया, और फिर हम आपको अगले वीडियो में कुछ न कुछ आगे इससे संबंधित हम आपको बताएंगे। धन्यवाद।